Bismillahirrahmanirrahim. Dear Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the MCQs of Chemistry 11 Chapter 1 Basic Concepts. पहला MCQs हमारे पास है Select the most suitable answer from the given ones in each question. Isotope differ in properties which depend upon mass, arrangement of electron in orbitals and chemical properties, and the fourth one is the extent to which they may be affected in electromagnetic field. डेर हमने बताना है आइसोटोप्स के लिहाज से दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। तो डेर हमने डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सो देयर मैसेज आर डिफरेंट, देयर फोर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस आर डिफरेंट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। सो द एग्जैक्ट आंसर इज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। आइसोटोप डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मैस। नेक्स्ट हमारे पास है Select the suitable answer from the given ones in each question. हमने मंदरजा झैल ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। पहला हमारे पास है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आइसोटोप्स विद ओड एटॉमिक मासेस आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। एंड थर्ड वन इज आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मासेस एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। And fourth option is isotopes with even atomic masses and odd atomic numbers are comparatively abundant. तो देर हमने बुक में ये स्टडी किया था कि elements of even atomic numbers usually have large number of isotopes and isotopes whose mass numbers are multiple of 4 are particularly abundant. Like जिस तरह देखिए ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन फॉर्म नियरली जो है 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो यहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा है, आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर्स आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। नेक्स्ट है मैनी एलिमेंट्स हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, दिस इज बिकॉज द mass of the atom is itself fractional. Atomic masses are average masses of isobar. Atomic masses are average masses of isotopes. Atomic masses are average masses of isotopes proportional to their relative abundance. तो देर हमने ये डिस्कस किया था the atomic masses depend upon number of isotopes and their relative abundance. It is obtained by multiplying the isotopic mass by fraction of atoms having that mass with percentage abundance and dividing by 100. So the exact answer हमारे पास यहाँ पे क्या है, atomic masses are average masses of isotopes proportional to their relative abundance. Next है the mass of 1 mole of electron is. हमने बताना है कि इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का मास कितना होता है, 1.008 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम या 0.184 मिलीग्राम या 1.673 मिलीग्राम। तो डेयर यहाँ पे हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 kg एंड वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू किसके होता है 10⁻+6 मिलीग्राम। सो द मैस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जब आप इसको kg से मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 10⁻24 जो है मिलीग्राम। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, हम जानते हैं ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के। एंड मैसेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 9.1 10⁻24 मिलीग्राम। सो मैस ऑफ 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 9.1 10⁻25 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 10⁻23 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 54 जो है 0.782 10⁻2 जो है मिलीग्राम के, यानी ये इक्वल है 0.54782 मिलीग्राम, यानी कि ये राउंड अबाउट कितना हो जाता है ये 0.55 मिलीग्राम। सो द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.55 मिलीग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच मैस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है कंप्लीटली इसको रिएक्ट करना है, तो ये ऑक्सीजन के कितने मैस के साथ ये रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन हमारे पास है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो डेयर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ये किसके बराबर होता है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के। अब हम यहाँ पे इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि 4
मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनते हैं। अब हम यहाँ पे इनकी मोल रेशो देखते हैं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम के 4 मोल हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होते हैं? आपको 3 मोल चाहिए होते हैं। और अगर आप ये कहें एल्यूमिनियम का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए? 3/4 मोल, यानी कि 0.75 मोल। अब हम यहाँ पे 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास निकाल लेते हैं। 0.75 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 32 के साथ, क्योंकि किसी भी चीज का अगर आपने मास मालूम करना है तो मास इज इक्वल टू किसके होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं? 0.75 और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? O2 का 32। तो मास ऑफ 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ये 24 ग्राम हो जाएगा। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम मुकम्मल तौर पे इसको रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमने ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो डेयर यहाँ पे पहले हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है मालूम करते हैं। ऑक्सीजन का मास उसने दे दिया है 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन में हमने मोल्स मालूम करने हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू किसके होता है? मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे मास कितना दे दिया? 8 ग्राम। मोलर मास कितना है? 16 ऑक्सीजन का। तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 8 ग्राम ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे? 0.5 मोल। तो यहाँ पे हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम कर लिए हमने, 0.5 मोल है ऑक्सीजन के। अब हम देखते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ये कह सकते हैं अगर 2 मोल ऑक्सीजन के हों तो 1 मोल आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल आपको मिलते हैं? हाफ मोल मिलते हैं, 1/2। तो आपके पास यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हैं? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल अगर ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल मिलेंगे? यहाँ पे आपने 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना 0.5 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 मोल। सो द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 0.25 मोल। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 3.6 जो है ग्राम ऑफ वाटर, 4.8 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या 5.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो डेयर यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ स्पीशीज ओवर मोलर मास ऑफ स्पीशीज मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे पहले वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं। वाटर का दिया गया मास कितना है? 3.6 है। आप और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो 3.6 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 1.204। 10⁻³ कितना है? 23। तो नेक्स्ट ईयर अब हम मालूम कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का दिया गया मास कितना है? 4.8 मल्टीप्लाई आपने करना है 46 पे, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना है? 46 है। कार्बन के एक एटम का 12 होता है, यहाँ पे 2 एटम है, 24 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, उसका 6 हो गया। तो 24 जमा 6 जमा कितना हो गया? 16। तो ये कितना हो जाएगा? ये 46। इसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, कैलकुलेट करें 0.628 10⁻23 आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 4.8 ग्राम में। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया गया मास कितना है? 2.8 और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना है? 28, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? एवोगाड्रोस नंबर के साथ, कैलकुलेट करें 0.602 10⁻23 आ जाएंगे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में। तो इसका जो दिया गया मास है वो कितना है? 5.4 है और इसका मोलर मास कितना है? 108, क्योंकि नाइट्रोजन के एक एटम का होता है 14, यहाँ पे 2 एटम है, 28 इसका हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, यहाँ पे 5 है, 80 इसका हो गया। तो दोनों को जमा करें 108 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 6.02 10⁻23 के साथ, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा? 0.301 10⁻23। तो यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मौजूद है? 3.6 जो है ग्राम ऑफ किसके अंदर? वाटर के अंदर। कितने हैं? 1.204 10⁻23। सो द एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन। सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या चीज मौजूद होगी? यहाँ पे देखें डेयर, पहले आपको बताएं 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 2 मोल दे रहे हैं ना ये, यानी कि 1 मोल अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का है तो इसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के? 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो ये आ जाएंगे 12.04
10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सल्फर के नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हो जाएंगे 6.02 10⁻23, क्योंकि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर। 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने एटम होंगे 6.02 10⁻23। तो इसके लिहाज से देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारे पास यही है, यहाँ पे 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन के तो इतने नहीं है, ऑक्सीजन के कितने बनते हैं 12.04 जरा 10⁻23 एटम्स बनते हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कितना होगा। इसको भी डेर हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एट एसटीपी कितना होगा वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। 22.4 को आपने डिवाइड कर देना है 28 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा ये 0.8 डेसीमीटर क्यूब, ये एसटीपी पे होगा। अब आपको जो मास उसने दे दिया नाइट्रोजन का वो कितना दिया 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब आपके पास 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम आ गया है, कितना है 0.8, आपने मालूम करना है 1.4 का, तो आप क्या करें 0.8 को 1.4 के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी कंटेन 1.12 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। सो द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या है 1.12 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है a limiting reactant is the one which is taken in lesser quantity in grams as compared to other reactant, is taken in lesser quantity in volume as compared to the other, carries the maximum amount of the product under consideration, gives the minimum amount of the product under consideration. So there the exact answer हमारे पास यहाँ पे है gives the minimum amount of the product under consideration, क्योंकि there हमें पता है कि that reactant which gives the minimum amount of the product is called limiting reactant. डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।